हेलो गाइस, मैं हूं फैजान और आप लोग देख रहे हो अनाइम टाइम मोमेंट्स। तो हम लोग देखने वाले हैं स्वैलोड स्टार के एपिसोड 159 के पार्ट 2 को। वीडियो स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले उसी व्यू को देखते हैं जहां पर लू फेंग ने गोल्डन हॉर्न क्लैन में जाने के लिए रिक्वेस्ट की थी और कंपनी ऑफिशियल ऐसा मान चाहते हैं। इवन के इस बात पर लू फेंग को अप्रिशिएट भी करते हैं कि तुम अभी अभी ही तो यहाँ पर इंस्पेक्टर बनकर आए हो, मगर यहाँ पर आते ही तुमने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी जीत कर वापिस आने का इंतजार करूंगा। और वहीं पर लू फेंग तो अपने माइंड में ये सोच रहा था कि अभी के लिए मुझे ये मौका मिल गया है कि मैं जाकर उस स्पेशल मोन्यूमेंट को देख सकता हूँ जो कि गोल्डन हॉर्न ट्राइब के सीनियर वहाँ पर छोड़कर गए थे। और उसी के साथ साथ मैं गोल्डन हॉर्न के लोगों के साथ अलायंस भी बना लूंगा। आने वाले फ्यूचर में मेरे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं और वैसे भी दुश्मन से बेहतर दोस्त होता है। तो लू फेंग यहाँ पर ऐसी स्ट्रेटजी का यूज कर रहा है कि अगर तो कोई उसका साथ ना भी दे तो उसका एनिमी भी ना रहे और ह्यूमन क्लैन में जितने लोग उसके दोस्त बनकर रहे, ये लू फेंग के लिए भी अच्छा है। तो जैसे ही लू फेंग अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करता है और सीधा गोल्डन हॉर्न ट्राइब की लिविंग लोकेशन पर पहुंच जाता है, तो ये लोकेशन देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। जैसे ही लू फेंग यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर गोल्डन हॉर्न ट्राइब का मेंबर उसके इस्तकबाल के लिए ऑलरेडी खड़ा था और लू फेंग को आता देखकर वो उसे रिस्पेक्ट भी पे करने लगा था, मगर लू फेंग उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसके साथ हैंडशेक करता है, जहां से लू फेंग का सबसे पहला अच्छा इंप्रेशन इस क्लैन के लोगों पर जाएगा कि लू फेंग इन सब पर रूल करने नहीं बल्कि इन सब के साथ फ्रेंडशिप करने आया है। और इसी के साथ ही लू फेंग इनके कॉन्टिनेंट को देखकर कहता है, यूनिवर्स में ऐसा कॉन्टिनेंट होना अपने आप में ही बहुत ज्यादा मिसिंग बात है। जहां पर ये रॉकमैन लू फेंग को बताता है लेज़ो कॉन्टिनेंट गोल्डन हॉर्न क्लैन की काफी ज्यादा जॉइंट एफर्ट्स करने के बाद बना था, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा इमोर्टल डाइटीज ने हिस्सा लिया था। इसे हमने एक कोलोसल वेपन की तरह क्रिएट किया हुआ है जिसकी के टोटल थिकनेस 300 बिलियन किलोमीटर्स की है और इसका डायामीटर 2.1 लाइट ईयर्स का है। बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ा जाए तो इतना बड़ा ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है जो कि यूनिवर्स में भी एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे देखते ही लू फेंग कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्रिएशन है। और इसी के साथ ही लू फेंग आगे लेज़ो कॉन्टिनेंट के अंदर बढ़ता है, जहां पर जाते हुए लू फेंग को यहाँ पर हर तरफ ही लोग लड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ ही रॉकमैन लू फेंग को बताता है गोल्डन हॉर्न क्लैन के मेंबर्स अडल्टहुड में जाने के बाद हर हाल में ही अपने घर को छोड़कर बाहर घूमने के लिए निकलते हैं ताकि वो लोग बैटल्स करते हुए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएं, क्योंकि हम लोग दूसरों पर रिलाय करते हुए हमेशा ही नहीं जीत सकते, जिसकी वजह से उन्हें खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। और इसी के साथ ही लू फेंग आगे बढ़ते हुए रॉकमैन को कहता है मैं इस बात से आगाह हूँ कि ह्यूमैनिटी के कुछ एक्शन काफी ज्यादा अनफेयर भी रहे होंगे और मैं यहाँ पर उसी सब को चेंज करने के लिए आया हूँ। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे एक चांस जरूर दोगे कि मैं आप लोगों के दिल दोबारा से जीत सकूं और दोबारा से हम लोग फ्रेंडली रिलेशन में आ सकें। जो सुनते रॉकमैन बहुत ज्यादा मिस हुआ था और यहाँ से ही उसके दिल में लू फेंग के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही लू फेंग जैसे ही कॉन्टिनेंट के अंदर बढ़ता है तो कॉन्टिनेंट में सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक शहजादे को, जिसके काम तो बिल्कुल पागलों जैसे थे, क्योंकि योर हाईनेस काफी ज्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर इस तरह से भाग रहा था, शायद कि इसने किसी का सामान चोरी कर लिया हो। मगर ये सीधा भागते हुए लू फेंग के इस्तकबाल के लिए जहाँ पर सब लोग खड़े थे वहाँ पर आ जाता है। और लू फेंग जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो रॉक क्लैन के सब लोग लू फेंग को देखते कहने लगते हैं ये तो सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का एक ह्यूमन है, तो फिर एल्डर सी फांशी इसे पर्सनली गाइड क्यों कर रहे हैं? आखिरकार इसमें इतना स्पेशल क्या है? इसको इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। जो सुनते हुए यहाँ पर बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि इन सब को ह्यूमैनिटी पर पहले ही काफी ज्यादा गुस्सा है। तो फिर यहाँ पर लू फेंग को देखकर ये सब लोग जाहिर है अपना गुस्सा उसी इंसान पर उतारने की कोशिश करेंगे
कुछ लोग तो यहाँ पर इवन ये भी कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये इंसान यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे कर चुका है। क्या इसके इंसान होने का मतलब ये है कि हम लोग इसके आगे झुक जाएं? मगर चलते चलते जैसे ही लो फेंग आगे पहुंचता है तो वो इस क्लैन के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल एल्डर की मूर्ति के सामने आ चुका था। जहाँ पर आते ही रॉकमैन लो फेंग को ये एक्सप्लेन करने ही लगा था कि ये मूर्ति किसकी है, मगर उससे पहले ही लो फेंग इसे अपनी रिस्पेक्ट पे करता है और कहता है कि मुझे ये पता है ये गोल्डन हॉर्न क्लैन के सबसे ज्यादा अमेजिंग एल्डर शी लोडू का स्टैचू है, जिसे देखकर रॉकमैन और ज्यादा मिस हो गया था। और लो फेंग उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले अपनी रिसर्च की थी। एल्डर शीलोडो की मास्टरी लॉज में और वेपन्स को क्रिएट करने में अपने आप में ही सच में काफी अमेजिंग थी। और उसी के साथ साथ मुझे कुछ ही देर पहले पता चला था कि मेरा डिवाइन वेपन भी एल्डर शीलोडो की ही क्रिएशन है। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर पूरी जमीन हिली थी, जिसे सुनकर लो फेंग काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। मगर उसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर रॉकमैन उसे बताता है कि ये वन ऑफ द 12 स्पाइनेकल ब्लड लाइन्स स्टार मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर है, जिसका नाम डिस्ट्रक्शन बीस्ट है। और सबसे मजे की बात ये है कि स्ट्रेंथ के मुकाबले में ये बीस्ट गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मुकाबला कर सकता है। और उसी के साथ साथ इसके पास एक अपनी एबिलिटी मौजूद है, जिसका यूज करते हुए ये टाइम को स्टॉप लगा सकता है, जो दोनों चीजें ही इसे अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग और रियल में यूनिवर्स की टॉप ब्लड लाइंस में लेकर आती हैं। तो रॉकमैन लो फेंग को बताता है कि ये बीस्ट हमने कैप्चर तो कर लिया था, मगर ये हमें सबमिट करने से अभी तक इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से एल्डर शीलोडो ने इसे यहीं पर सील कर दिया था। और लो फेंग जबकि आल्सो एक स्पेस बीस्ट है, तो फिर लो फेंग इसकी रियल आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से देख पाता है। इसे देखते ही लो फेंग कहता है ये बीस्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, मगर किस्मत की वजह से ये बीस्ट यहाँ पर कैद में बंधा हुआ है। जहाँ पर रॉकमैन कहने लगा हमारे एल्डर का इस बीस्ट को कैद करने का मकसद हमारे क्लैन के लोगों को वार्न करना था कि पावर ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पावर हो तो तुम एक डिस्ट्रक्शन बीस्ट तक को भी कैद कर रख सकते हो। और जैसे ही ये मॉन्स्टर इमोर्टैलिटी के लेवल पर पहुंचेगा तो एल्डर ने इसे फ्री करने का वादा किया हुआ है। जहां पर बबाता कहने लगी डिस्ट्रक्शन बीस्ट टाइम स्टॉप टेक्निक्स को यूज कर सकता है, और हत्ता के इनकी स्किन पर जो बाल होते हैं वो भी टाइम लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तुम्हारे पास अभी भी एक फाइनल क्लोन क्रिएट करने का चांस मौजूद है, तो तुम उस चांस के लिए इस मॉन्स्टर का यूज कर सकते हो और अपना थर्ड क्लोन क्रिएट कर सकते हो। जो सुनते लो फेंग भी आगे बढ़ने ही लगा था, मगर रॉकमैन उसे यहीं पर रोक देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर मौजूद सब लोग लो फेंग को चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर लो फेंग इन सब से कहता है मैं यहाँ पर अमन का पैगाम लेकर आया हूँ। मगर ये लोग लो फेंग की बात नहीं सुनते और लो फेंग को दोबारा से चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर रॉकमैन लो फेंग से कहता है अगर तो तुम इनके चैलेंज को एक्सेप्ट ना करना चाहो तो इनमें से कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। मगर यहाँ पर मौजूद रॉक क्लैन के लोग जो कि हमेशा ही फाइट करना जानते हैं, वो लोग लो फेंग को चैलेंज करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। बट उसी के साथ ही यहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट आता है, जिसके पीछे एक और एल्डर मौजूद था। जो एल्डर यहाँ आते ही कहने लगा तुम सब ने किस बात का शोर मचाया हुआ है। तो इस एल्डर का नाम एल्डर कैबू था। और आते ही ये एल्डर पहले तो लो फेंग को अपनी रिस्पेक्ट पे करने लगा और उसी के साथ ही कहने लगा इस टाइम जो इंसान हमारे पास आया है वो ह्यूमन कंपनी की तरफ से भेजा हुआ बहुत बड़ा नाम है और वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया है। हम लोगों को कभी भी ये बात नहीं भूलनी कि हम लोग इंसानों के अच्छे दोस्त हैं। हमें अभी भी उनकी सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर हमें अपने क्लैन के लिए कुछ भी करना होगा। मगर उसी के साथ ही एक और रॉकमैन बोला इन सब के मोरल को बूस्ट करना बंद करो। अगर तो एल्डर शीलो यहाँ पर मौजूद होते तो कभी भी ऐसा ना होता। जो सुनते कैबू उसे चुप करवा देता है और उससे कहता है कि अगर तो तुम्हारे चैलेंज के दौरान फाइट करते हुए इस इंसान को कुछ हुआ
तो ये सब हमारे क्लैन को बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट करेगा। तो क्या तुम लोग इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? जो सुनते सब लोग खामोश हो गए, मगर वो लट्टू सा प्रिंस कहने लगा, मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, चाहे फिर इसको कुछ होने के बाद मुझे कत्ल ही क्यों ना कर दिया जाए। मैं कभी भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं हारूंगा। मैं शेन गोंग का डिसाइपल, डोमेन लॉर्ड लेवल 9 तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तो तुम मुझे हराने में कामयाब हो गए तो फिर तुम एल्डर को मिल सकते हो। इसी के साथ ही रॉकमैन लुफेंग को बताता है, बेई की लॉस की कम्प्रीहेंशन तुम्हारे ह्यूमन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्काई ब्रिज लेवल 9 पर पहुंच चुकी हुई है। जो सुनते लुफेंग अपने माइंड में सोचने लगा, जबकि गोल्डन हॉर्न क्लैन हमेशा ही स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर शायद से मुझे इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तो मैं इस चैलेंज को जीत गया और मैंने इस मैच में अपनी रियल स्ट्रेंथ को शो कर दिया, तो फिर इसके बाद इनमें से कोई भी मेरी बात पर डाउट नहीं करेगा और ये सब लोग मेरी बात सुनेंगे। मगर बबाता लुफेंग को रोक देती है और उससे कहती है कि तुमने अभी अभी ही स्काई ब्रिज के 7th लेवल को पास किया है, तो फिर तुम ये फाइट नहीं करने वाले, क्योंकि तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मगर इसकी पूरी बात सुनते हुए भी लुफेंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जो सुनते सब लोग अमेज़ हो जाते हैं और उन सब को यही लग रहा था कि शायद से ये लोग लुफेंग की पिटाई करेंगे। जिसके साथ ही लुफेंग कहता है, अगर तो मैं इस चैलेंज को जीत गया तो फिर मुझे डिस्ट्रक्शन बीस्ट का एक बाल लेने देना, जिस पर के ये लोग मान जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड फाइनली कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।